का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक राज्य सचिवालय में आज दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 5.5 घंटे तक मंत्रिमंडल की यह बैठक चली। हालांकि इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रेजेंटेशन दी जानी थी जो कि इसमें के अभाव के चलते नहीं दी जा सकी, या कुछ एजेंडा आइटम्स थी उस पर भी चर्चा नहीं हो सकी। कारण साफ था कि यह कैबिनेट की बैठक 5.5 घंटे तक चली और अगर तमाम एजेंडा आइटम पर चर्चा करनी होती तो इसके लिए कम से कम ये माना जा सकता है कि 10 घंटे का वक्त लगेगा। इसके चलते जो आज 43 बड़े फैसले हुए हैं उसमें सबसे बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश में स्कूल अध्यापकों के तबादले 31 जुलाई से बैन हो जाएंगे। राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल में 31 जुलाई के बाद किसी टीचर्स का कोई तबादला नहीं होगा। और साथ में कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब टीचर्स के तबादले साल में एक बार होंगे, यानी कि शैक्षणिक सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश में किसी भी टीचर का कोई तबादला नहीं होगा। और जब स्कूलों में एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर 1 महीने की अवधि में हिमाचल प्रदेश में टीचर्स के तबादले होंगे। इसमें एक और बहुत बड़ा एक और एंगल शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रमोशंस और साथ में जितनी भी भर्तियां होंगी वह भी एकेडमिक सत्र शुरू होने से पहले होंगी। उस पर हालांकि चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट में यह भी एजेंडा पारित किया जाएगा, क्योंकि बड़ा फैसला सरकार का कि अब साल में सिर्फ एक बार मार्च के महीने जब स्कूल बंद होंगे, परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी, तब टीचर्स के तबादले किए जाएंगे। और दूसरा, हम बार बार अपने दर्शकों को पिछले 4-5 दिन से ये खबरें दे रहे थे, बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया कि स्कूल मुखिया जिसमें सीएचटी है, हेडमास्टर्स है, प्रिंसिपल्स हैं, ये तमाम कैटेगरीज के स्कूल मुखिया अब कक्षाओं में जाकर छात्राओं को पढ़ाएंगे। और ये कैबिनेट ने आदेश पारित किया कि कम से कम एक क्लास को इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो +1 हो या फिर 10th हो, +2 हो, 6ठी हो, 7वीं हो, यानी सीएसटी है तो उसके निचले स्तर पर पढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल्स के पास है तो +1 +2 या दूसरी कक्षा का कम से कम एक कक्षा को एक विषय प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स और सीएचटी को पढ़ाना पड़ेगा। साथ में 0 इनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। 99 स्कूल हिमाचल प्रदेश में डीनोटिफाई कर दिए गए हैं, लेकिन जिन छात्रों की जिन कम छात्रों के स्कूलों वाले की मर्जिंग की बात चल रही थी उन पर भी मंत्रिमंडल ने आज अपनी मोहर लगा दी और इसमें कहा कि हिमाचल प्रदेश के जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 या इससे कम है, पहले ये <5 की गई थी, लेकिन कैबिनेट ने कहा कि 5 छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को भी दूसरे स्कूलों में उन्हें उनका विलय कर दिया जाएगा। और इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, प्राइमरी स्कूल 2 किलोमीटर के भीतर और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के रेडियस में जो होंगे, जिनमें छात्रों की संख्या 5 या इससे कम होगी, उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अब झंडा फहराना मैंडेटरी होगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराना मैंडेटरी होगा, राष्ट्रीय गान रोज मॉर्निंग असेंबली में गाया जाएगा। अब सरकार ने यह मंथन किया कि जब बड़े स्तर पर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो इसका विकल्प क्या होगा। इस कड़ी में पहले चरण में लाहौल स्पीति और किन्नौर, इन 2 जगहों पर रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे जहां पर छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। अब शिक्षा मंत्री ने भी आज ये ब्रीफिंग में कहा कि आखिर इतने बड़े फैसले क्यों लेने पड़े। इसके पीछे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ सालों में छात्रों की संख्या 10,50,000 के आसपास थी, जो कि अब घटकर 7,50,000 हो गई है। मंत्री का कहना था कि ये संख्या, कैबिनेट में भी डिस्कशन हुई कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और 10.5 लाख सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या ये 15 से 18 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टा घटकर 7.5 लाख हो गई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार प्रति छात्र, हिमाचल प्रदेश में आप शिक्षा का स्ट्रक्चर देखिए, एजुकेशन का स्ट्रक्चर देखिए, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक छात्र को पढ़ाने के लिए 37,000 रुपया सरकार खर्च कर रही है, लेकिन हिमाचल पूरे देश में देखा जाए
तो यहाँ पर हिमाचल 18वें पायदान पर नीचे लुढ़क गया है, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस 18वें पायदान पर आ गई है। यही वजह कि अब स्कूलों का एक बड़ा विस्तार किया जा रहा था, अब स्कूलों को यहाँ पर डिनोटिफाई किया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। और सरकार के इस फैसले के बाद हजारों टीचर्स को भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट किया जाएगा, और छात्रों को भी दूसरे स्कूलों में 2 किलोमीटर प्राइमरी, 3 किलोमीटर मिडिल और 5 छात्रों की संख्या का क्राइटेरिया रखा गया है। उधर सरकार ने आज और दूसरे कैबिनेट में बड़े फैसले लिए, जिसमें देरा को डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहां पर बना दी गई, 39 पद वहां पर क्रिएट किए गए। लेकिन देहरा में नया पुलिस जिला बनने से कई नई पुलिस चौकियां थाने के रूप में अपग्रेड हुई और कई नई थाने अपग्रेड हुए, कई नई थाने खुले। इसे लेकर भी सरकार ने आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। देहरा में पीडब्ल्यूडी सर्कल की मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी, आज इस पीडब्ल्यूडी सर्कल को खोलने की भी विधिवत घोषणा कर दी गई। इसके अलावा कांगड़ा जिला के सुरानी में नया विकास खंड कार्यालय खोलने की भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। इसी बीच मंत्रिमंडल ने यह भी कहा कि प्रागपुर, नगरोटा, सूरियां और देहरा, इन तीनों ही विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा, रिस्ट्रक्चर इनको किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए MIS का एक बड़ा मुद्दा कैबिनेट में लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में सेब का समर्थन मूल्य कितना किया जाए। नींबू या तमाम जो प्रजातियां जिनका MIS राज्य सरकार तय करती है, उस पर भी कैबिनेट में मंथन के बाद ये कहा गया कि इसका समर्थन मूल्य 12 रुपये बरकरार रखा जाएगा। यानी कि जो पहले 12 रुपये न्यूनतम जो एक समर्थन मूल्य था, उसे राज्य सरकार ने बरकरार रखने का फैसला लिया। कैबिनेट ने इस पर आज अपनी मोहर लगा ली। हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक लंबे समय से नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगा रहे थे कि राज्य के करुणामूलक के लिए आप कम से कम कोई रियायत लाओ, इनके लिए कोई अच्छा रास्ता देखो। इस पर मंत्रिमंडल ने गहन मंथन के बाद आज इसके लिए बाकायदा कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई कि हिमाचल प्रदेश में करुणामूलकों को किस आधार पर यहाँ पर भर्ती किया जाए, उनको नौकरी दी जाए, इसका क्राइटेरिया क्या रखा जाए। या जिस प्रकार से चाहे वो क्लास 3 या क्लास 4 का एक जबरदस्त जयराम सरकार से एक यहाँ पर विवाद चला हुआ था, उसको कैसे उसका समाधान किया जा सके, इसके निपटारे के लिए कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई। और ये कहा गया कि हम इसी साल करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने शुरू कर देंगे। मंत्रिमंडल ने आज बिजली बोर्ड के आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्टर के साथ जितने डिस्प्यूट हैं, उन आर्बिट्रेशन मामलों के लिए भी कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी। और एक बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए कि अगर अपनी खैर की बिक्री बाहरी राज्यों में करना चाहें, उन्हें 3% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बड़ा फैसला है। हिमाचल प्रदेश के शहरों से बाहर जो TCP के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें लेकर भी आज एक मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया। और इसके तहत ये कहा गया कि 1000 स्क्वायर मीटर बिल्डअप एरिया प्रदेश के जिस मर्जी हिस्से में होगा, वह TCP के दायरे में आएगा। उस पर TCP के रूल्स एप्लीकेबल होंगे, नियम लगेंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में बन गए हैं, कई बड़े मल्टी कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, कई कमर्शियल बिल्डिंग बन गई है, कई निजी भवन बन गए हैं। इसके चलते ये फैसला लिया गया कि जहाँ पर बिल्डअप एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा, वह TCP के दायरे में आ जाएगा, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में होगा या दूर दराज के क्षेत्र में होगा, दुर्गम क्षेत्र में होगा। ये कैबिनेट ने आज बड़ी मंजूरी प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश में शराब की ओवर चार्जिंग पर, क्योंकि जिस प्रकार से मनाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ और उस पर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के लोगों ने कमेंट किए कि हिमाचल प्रदेश में शराब की आड़ में कॉन्ट्रैक्टर, शराब के ठेकेदार लोगों को लूट रहे हैं, मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं, MSP को हथियार बनाकर जितना उनके मुंह में पैसे की बात आती है उतने पैसे मांग रहे हैं। इसके चलते आज कैबिनेट ने यह फैसला लिया गया कि अगर कोई हिमाचल प्रदेश में ओवरचार्जिंग करता है तो इस पर अब बाकायदा पेनल्टी लगेगी। 4 पेनल्टी के बाद उसका शराब का ठेका रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि 4 बार उसके खिलाफ जब शिकायतें आएंगी तो उसका चालान किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यह भी तय किया गया कि पहली शिकायत पर 15,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी शिकायत पर 25,000 रुपये का जुर्माना, तीसरी शिकायत पर 50,000 रुपये का जुर्माना और चौथी शिकायत पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वाइन कॉन्ट्रैक्टर, वाइन शॉप वाला सेल्समैन या वहां का मालिक तब भी नहीं सुधरता है,
और फिर शिकायत आती है कोई ओवरचार्ज करता है तो शराब का ठेका रद्द कर दिया जाएगा। और ये पूरे प्रदेश की समस्या, जिस प्रकार से एमएसपी से ये कहा गया कि एमएसपी को लेकर आपको तमाम जितने भी वेंडर हैं, शराब के ठेकेदार हैं, उन्हें अपनी दुकान के बाहर सरकार की नोटिफिकेशन चस्पा करनी होगी, जिस पर लिखा गया है कि बियर पर आप एमएसपी से ज़्यादा कितने परसेंट ओवरचार्ज कर सकते हैं, विस्की पर कितना कर सकते हैं, तमाम तरह की शराब पर कितना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 30%, यानी कि आप जो राज्य सरकार ने या एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है उसके अनुसार किसी शराब पर एमएसपी से 10% ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, किसी पर 15, किसी पर 20, किसी पर 25, मैक्सिमम 30, लेकिन 2 गुने दाम वसूले जा रहे थे। इसके चलते आज कैबिनेट ने कहा कि सभी वेंडर को, सभी वाइन के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको अपनी दुकान के बाहर सूची लगानी होगी जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेट नोटिफाई किए हैं, एमएसपी से कितना % ज़्यादा ले सकते हैं। अगर वह सूची भी नहीं होगी तब भी शिकायत के आधार पर उसका चालान हो जाएगा, फाइन लग जाएगा। और अगर किसी ने ओवरचार्ज किया, अगर लिस्ट लगी भी होगी ओवरचार्ज किया, तब भी फाइन लग जाएगा। और 4 शिकायतों के बाद लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उस ठेके की दोबारा ऑक्शन होगी और उस वेंडर को, उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा ताकि दूसरी बार वह शराब का ठेका ना ले सकें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा, 9 सितंबर तक चलेगा। और ये कैबिनेट ने आज फैसला लिया कि इसके लिए 10 सीटिंग होगी, यानी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। 27 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 9 सितंबर तक चलेगा। बीच में छुट्टियों के चलते बीच में कुछ छुट्टियां भी होंगी, लेकिन कुल 10 बैठकें इस विधानसभा के सत्र में होंगी। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो के विवाद पर बात की जाए तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टेट कार्डर का विरोध कर रहे पटवारी कानून को आज जगह जगह एडिशनल चार्ज वाले सर्कल दफ्तर की चाबी संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को सौंप रहे हैं। इसी बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने एक आदेश पारित किया, नोटिफिकेशन जारी की। उसमें उन्होंने कहा कि जिसमें विरोध कर रहे पटवारी कानूनगो के खिलाफ सभी डीसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। एसीएस रेवेन्यू ने इन आदेशों से पटवारी कानूनगो में हालांकि हड़कंप मच गया। उन्होंने 2 दिन के भीतर काम पर लौटने की चेतावनी भी दी। और एसीएस ओंकार शर्मा ने अपने पारित आदेशों में कहा है कि अगर कोई 2 दिन के भीतर वापस काम पर नहीं लौटता है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस तरह ऑनलाइन सेवाएं बंद कर देना सर्विस रूल्स का उल्लंघन है। यदि पटवारी कानूनगो को कोई परेशानी है तो वह सरकार से वार्ता करें। इस तरह विरोध करना सही नहीं है। पटवारी कानूनगो महासंघ शिमला के अध्यक्ष चमन ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अब तक उनकी मांगें नहीं मानी है, इसलिए आज एडिशनल चार्ज देने वाले दफ्तरों की चाबियां सरकार को सौंपी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। उधर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर ये लोग वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो रिटायरीज की सेवाएं ली जाएं। जितने भी हिमाचल प्रदेश में पटवारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें सेवाओं पर वापस बुलाया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से कंडक्ट रूल का विरोध किया जा रहा है वह राज्य में सहन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पटवारी और कानूनगो का कहना है कि उनका स्टेट कार्डर करना गलत है। हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। इसके चलते अब उन्हें जिस प्रकार से किसी कांगड़ा के पटवारी को जब लाहौल स्पीति भेज दिया जाएगा तो वहाँ की तमाम तरह की कार्य प्रणाली में दिक्कत आएगी। और दूसरा ये भी कहा है जब कोई स्टेट कार्डर बनता है तो उनकी सीनियरिटी पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगी, उन्हें दिक्कतें आएंगी। बहरहाल इस मामले पर अब राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है, जबकि विरोध प्रदर्शन कर रहे पटवारी कानूनगो भी झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना कि इस मामले का अंजाम क्या होगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अगले माह से सरप्लस अध्यापकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार के पास इसका 3000 से ज़्यादा शिक्षकों का दुर्गम क्षेत्रों में भेजे जाने का आंकड़ा आया है। शिमला के स्कूलों में सबसे ज़्यादा सरप्लस टीचर हैं। निदेशालय के समीप एक बॉय स्कूल में 11 मैथ्स टीचर हैं। इस तरह एकमात्र गर्ल्स स्कूल में 10 से ज़्यादा सरप्लस टीचर हैं। जेबीटी टीजीटी नियुक्ति के बाद भी सरप्लस का नंबर बढ़ेगा। ट्रांसफ़र होने वाले सरप्लस शिक्षकों को देनी होगी। ज्वाइनिंग कार्यकाल में 1 पीरियड दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देना जरूरी होगा।
अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की एक रिवाइज जो संशोधित सूची निकली थी वह अभी फंसी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये सूची आज शाम तक या कल तक जारी कर दी जाएगी। जेबीटी की नियुक्ति के इंतजार में बैठे तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें लेकर ये मामला कैबिनेट में डिस्कस हुआ। हालांकि इस पर सरकार की ये मंशा है, सरकार ये अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है कि पहले प्रदेश में स्कूलों की मर्जिंग कर दी जाए, स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए और स्कूलों को मर्ज करने के बाद इस पर यह फैसला लिया जाए कि जेबीटी मर्जिंग के बाद कहाँ स्कूलों में जेबीटी को भेजने की ज़रूरत है। लेकिन आज इस मामले पर गहन मंथन हुआ, चर्चा हुई और इसके बाद ये तय किया गया कि इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, लिहाजा जेबीटी को नियुक्ति पत्र जल्द जारी कर दिए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर मैं शिक्षा मंत्री से कल एक बार फिर अलग से चर्चा करूंगा और इसकी डेडलाइन हम तय कर लेंगे कि जेबीटी को कब से अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट राज्य सरकार पर गोविंद सागर झील में अवैध डंपिंग करवाने के दोषियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया। कोर्ट ने वन विभाग की स्टेटस रिपोर्ट को नकारते हुए 50,000 रुपए की कॉस्ट के साथ ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। कोर्ट ने अवैध डंपिंग को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश भी पारित किए और मुख्य सचिव को कार्रवाई की निगरानी करने के आदेश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कानून का उल्लंघन कर डंपिंग करवाने वाले दोषी वन कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे अंजाम तक जाने की जिम्मेवारी मुख्य सेक्रेटरी की होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने 4 लेन स्थापित और प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल द्वारा दायर जनहित याचिका में दायर याचिका पर यह आदेश पारित किए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने पर कोर्ट ने पाया कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने के पीछे कारण बताने की बजाय केवल कुछ विभागीय कार्रवाई की बात कही है, जबकि कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से वह कारण पूछे थे जिनकी वजह से दोषियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर कोर्ट के प्रश्न का उत्तर न देकर दोषियों को बचाना चाहती है। उपमंडल पामटा साहब भाटावाली में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक काफ़ी समय से अपने मामा के पास आदर्श कॉलोनी में रहता था। युवक नशे का आदी था जिसके कारण वह 4-5 दिनों से अपने मामा के घर भी नहीं जा रहा था। बीती शाम के समय भाटावाली में बंद पड़ी एक फैक्ट्री में के आसपास लोगों को बदबू आई तो फैक्ट्री के अंदर जाकर देखा तो कमरे में युवक का शव फंदे से झूल रहा था। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसके बाद यह कार्रवाई हुई। चंबा जिला के होली नगरा मार्ग पर कुलेड़ घाट के समीप एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक की दुखद मृत्यु हुई। इसके अलावा एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को उपचार के लिए सीएससी होली पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया। पिकअप कवाड़ से लदी हुई थी तथा होली की तरफ जा रही थी। जैसे ही कुलेड़ घाट पहुंची तो अचानक गाड़ी बंद हो गई। मनाली में सोलंग नाला के साथ लगते अंजनी महादेव में बीती रात बादल फटने से पलचान में भारी तबाही हुई है। पलचान पुल पर मलबा आने से मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया। बादल फटने से आई बाढ़ से पलचान में 3 मकान बह गए, 2 को नुकसान पहुंचा है। पुल क्षतिग्रस्त होने से अटल टनल का रास्ता बंद हो गया है। नदी में बने एक बिजली प्रोजेक्ट को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद देर रात इलाके में कई घरों में मलबा घुस गया। लेह मनाली हाईवे के अलावा चंडीगढ़ मनाली हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर मनाली से 12 किलोमीटर पहले 15 मील नामक स्थान पर हाईवे का एक हिस्सा ब्यास नदी में समा गया। सिरमौर जिला के पामटा सिलाई नेशनल हाईवे पर भी आज सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ। इसकी चपेट में 2 ट्रक आ गए। गनीमत ये रही कि दोनों ट्रकों में सवार लोगों को चोटें नहीं आई। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद हो गया। शिमला के चक्कर में भी सुबह के वक्त लैंडस्लाइड हुआ। इससे कुछ देर के लिए चक्कर में यातायात भी बाधित हुआ। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 जिलों के कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश होगी। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। मुरारी देवी, पालमपुर व नैना देवी में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई।
आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसमें एचआरटीसी के घाटे पर प्रेजेंटेशन दी जानी थी और इस प्रेजेंटेशन में बताना था कि एचआरटीसी को कितना हिमाचल प्रदेश में घाटा हो रहा है, कितने रूट घाटे में चल रहे हैं और किसी की बसों में सब्सिडी दी जा रही है। तमाम तरह की जितनी भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उन सब्सिडीज़ को अब ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में हैंड टू माउथ लोग हैं, जो अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी आजीविका के लिए अपना दिहाड़ी लगाकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, सिर्फ राज्य में उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। बाकी लोगों की सब्सिडी को धीरे धीरे राज्य सरकार बंद कर देगी। एक महत्वपूर्ण एक और जिसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी मुकेश अग्निहोत्री की, उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की, उनकी अध्यक्षता में, उस कमेटी की अभी तक पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है और ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के संसाधन कहां से आएंगे, प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए वित्तीय स्थिति कैसे मजबूत होगी, इसके लिए कंस्टिट्यूट की गई थी। और इसी कड़ी में सरकार को ये तय करना था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को क्या उनकी रिटायरमेंट एज 59 साल कर दी जाए, क्योंकि सरकार ने ये, हालांकि पहले ये वित्त विभाग के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चर्चा हो चुकी है और इसमें ये एक मंथन हुआ था कि जब तक हिमाचल प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं हो जाती, इसके लिए प्रोसेस चलता है, तब तक राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 1 साल क्या बढ़ाया जा सकता है और अगर इसके बेहतर परिणाम रहे तो फिर अगले साल ये 59 से 60 साल की जा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार को पूरा जमा जोड़ करने, पूरे इसके रेप्लिकेशन, पूरे इसके जो नुकसान होना था या जो संभावित इसके नफ़ा नुकसान था उसकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। और ये भी कहा गया था कि वित्त विभाग इसकी रिपोर्ट कैबिनेट की सब कमेटी को सौंपे और इस आधार पर कैबिनेट की सब कमेटी इस मामले को कैबिनेट में लाए। लेकिन ऐसे कई मामले थे जो कि आज इस पर चर्चा नहीं हो पाई। आउटसोर्स के कर्मचारियों की एक पॉलिसी बननी है जिसमें निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के कर्मचारियों की भर्तियां होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले कहा है कि आईजीएमसी और चिमियाना में जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पदों को भर लिया जाए। इसके लिए आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी। लेकिन इसमें भी ये देखा जा रहा है कि कम से कम अब आउटसोर्स पर ऐसी भर्ती नहीं करेंगे जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण होता रहेगा, ठेकेदार या बिचौलिया उनसे पैसे खाता रहेगा, कमीशन खाता रहेगा और उनका निकट भविष्य में ना तो उनकी इंक्रीमेंट लगेगी, ना तो उनकी प्रमोशन होगी और ना ही उन कर्मचारियों को किसी तरह के वित्तीय लाभ मिलेंगे, ना उनके नियमितीकरण की कोई स्पष्ट नीति बन पाएगी। इसके चलते ये तय किया गया था कि राज्य में अब जितनी भी आउटसोर्स पर भर्तियां करेगी सरकार, उसके लिए बाकायदा नीति लाई जाएगी। और इस नीति को लेकर भी, हालांकि आज कैबिनेट में इसलिए एजेंडा नहीं लग पाया क्योंकि काफ़ी लंबी ये कैबिनेट की बैठक चली, 5.5 घंटे तक चली, लेकिन आने वाली कैबिनेट में ये जरूर सरकार ने डायरेक्शन दे दी है कि आउटसोर्स भर्ती को लेकर एक प्लानिंग की जाएगी, एक नीति बनाई जाएगी और उस नीति के दायरे में लाकर आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा ताकि कम से कम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन बड़ा फैसला आज यूँ कहे जो कैबिनेट का ठप्पा लगा वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए लगा, सरकारी स्कूल के अध्यापकों के लिए लगा, क्योंकि आज बड़े फैसले एजुकेशन के हुए हैं और ज़्यादा समय आज की कैबिनेट में करीब 2-2.5 घंटे का समय मंत्रिमंडल की बैठक में एजुकेशन पर लगा है, जिसमें यह तय किया गया कि राज्य में अब अध्यापकों के तबादले साल में 1 बार होंगे। शैक्षणिक सत्र के बीच किसी भी टीचर्स को बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, कोई अध्यापक का तबादला नहीं होगा। स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के हेडमास्टर, CHT भी अब एक विषय में एक कक्षा को पढ़ाएंगे। और ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 37,000 प्रति छात्र राज्य सरकार खर्चा कर रही है। अब इसका आप तुलना प्राइवेट स्कूलों से करें तो प्राइवेट स्कूलों में कम स्टाफ है, वहाँ पर तामझाम बिल्कुल कम है, लेकिन रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों के बेटर आते हैं। इसके चलते सरकार ने अपनी नाराज़गी दिखाते हुए अब ना केवल डीनोटिफाई स्कूलों को किया जहाँ पर छात्रों की संख्या शून्य है, बल्कि बड़ा फैसला ये भी लिया है
कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा, स्कूलों को विलय कर दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल 2 किलोमीटर के रेडियस वाले स्कूलों को, जहां छात्रों की संख्या 5 या इससे कम है, उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और मिडिल स्कूल जहां पर 3 किलोमीटर के रेडियस में छात्रों की संख्या 5 या इससे कम है, उन तमाम स्कूलों को भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को भी और स्टाफ को भी। अब स्टाफ अगर वहाँ पर ज़रूरत होगी तो वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, अन्यथा दूर दराज के इलाकों में भी भेजा जा सकता है। सरकार की बड़ी नाराज़गी इस बात से है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति छात्र 37,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट पर 37,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या आ रही है कि आज हिमाचल प्रदेश देश भर में 18वें स्थान पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश एक दशक पहले जहां छात्रों की संख्या 10.5 लाख थी, और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन को इसका आधार माना जाए, जनसंख्या को इसका आधार माना जाए, तो ये 10.5 लाख, सरकारी स्कूलों की संख्या 15 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन ये घटकर 10.5 लाख से भी घटकर 7.5 लाख रह गई। जाहिर तौर पर ये तमाम स्टूडेंट सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट हुए हैं। और बड़ी बात जो आमतौर पर चर्चा होती है कि हिमाचल प्रदेश के टीचर्स जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये एक सबसे, हालांकि उनका अपना मौलिक अधिकार है, किसी भी अभिभावक की, किसी भी माता पिता की अपनी इच्छा है कि अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाएं। ये कोई बंदिश नहीं है, ये कोई रोक नहीं है कि सरकारी स्कूल का अध्यापक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन बात है सिद्धांत की, बात है यहाँ पर विश्वसनीयता की, बात है यहाँ पर क्रेडिबिलिटी की, कि अगर सरकारी स्कूल का अध्यापक अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सरकारी स्कूलों से क्यों मोह भंग हो रहा है? क्या सरकारी स्कूल वाकई ही जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं वैसे हैं? क्योंकि अगर आप कहें हिमाचल प्रदेश में सभी ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कई ऐसे टीचर्स भी हैं जो बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और बेटर रिजल्ट भी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूल एजुकेशन की मेरिट सूची में सरकारी स्कूल होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही आता है कि ऐसे कितने स्कूल होंगे? 2%, 3%, फिर 97% या 96% हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल क्या कर रहे हैं? तुलना कीजिए, आप एक प्राइवेट स्कूल अपने आसपास का देखिए, वहाँ के टीचर्स की आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए, उनका जीवन का अनुभव देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उनके तामझाम देखिए। जाहिर तौर पर देखने में डिसिप्लिन स्कूल लगते हैं प्राइवेट, लेकिन अगर धन खर्च की बात की जाए तो सरकार का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को हटा दिया जाए तो बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर सरकार हेल्थ के बाद खर्च कर रही है। प्रति छात्र 37,000 छात्र खर्च कर रही है प्रति वर्ष। एक साल का 37,000 रुपया सरकारी स्कूल के प्रति बच्चे पर सरकार खर्च कर रही है। और ये बात इसलिए जोर देकर कहने पड़ रही है कि अगर 37,000 सरकारी स्कूल के छात्र पर राज्य सरकार खर्च कर रही है, तो छात्रों की संख्या 10.5 लाख से घटकर 7.5 लाख क्यों पहुंच गई? हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, मैदानों की संख्या बढ़ गई, कमरों की संख्या बढ़ गई, लेकिन छात्रों की संख्या घट गई। और उधर प्राइवेट स्कूल देखिए, वहाँ लगातार प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आपने कई नामी स्कूल ऐसे देखे हैं प्राइवेट स्कूल जहाँ पर बच्चों को मेरिट के आधार पर, उनके रिटन टेस्ट में मेरिट के आधार पर उन्हें एडमिशन दी जाती है। यानी कि देखा जाता 100 में से अगर 99 मार्क्स हैं, कई राज्य के ऐसे शहरों के बड़े स्कूल हैं। यही वजह है जो लचीलापन हमारे सरकारी स्कूलों में है, यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल मनमानी दाम वसूल रहे हैं, मनमानी शुल्क वसूल रहे हैं। लेकिन अब बड़ी डिबेट ये भी शुरू हो गई है कि क्यों ना अब राज्य के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट क्षेत्र के हवाले कर दें, या अगर बैलेंस रखना, दोनों में प्रतिस्पर्धा पैदा करनी है, तो क्यों ना 37,000 जो हम प्रति छात्र सरकारी स्कूल में खर्च कर रहे हैं, वो आधी राशि यानी कि लमसम वो 17-18 हज़ार रुपये के आसपास क्यों ना प्राइवेट स्कूल को दी जाए। ये लीजिए, आपके स्कूल में प्रत्येक बच्चे पर सरकार 15 से 17 हज़ार रुपये देती है, आप पढ़ाइए बच्चों को, तो क्या लगता है आपको कि बेहतर रिजल्ट आएंगे? क्योंकि अब इस पर बड़ी डिबेट होने वाली है, बड़ी चर्चा होने वाली है, और हम अपने तमाम दर्शकों
दर्शकों से भी चाहेंगे कि आप इस पर खुलकर कमेंट दें। क्या वाकई हिमाचल प्रदेश में ऐसा वक्त आ गया? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्यों इतना दबदबा, या एजुकेशन में जितने भी कर्मचारी उनका क्यों राज्य की सियासत में, या यूं भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारें बनाने और बिगाड़ने का काम शिक्षा विभाग के कर्मचारी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर टीचर्स का एक 60-70 हज़ार एक बड़ा नंबर है जो कि किसी भी दिशा में किसी भी हवा का रुख को बदल देता है। लेकिन क्या ये सही वक्त है वाकई कि अगर हम 37,000 रुपया सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च कर रहे हैं तो इसकी आधी राशि हम प्राइवेट स्कूल के लिए दे दें कि आप ये पकड़िए 15-17 हज़ार रुपये, आप बच्चे को पढ़ाइए। क्योंकि आप कंपटीशन देखिए हिमाचल प्रदेश में 12वीं तक अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, 12वीं के बाद सरकारी संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं। यानी कि क्रेडिबिलिटी यहाँ पर अगर प्राइवेट संस्थानों की बात की जाए तो +2 के बाद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप किसी को भी पूछो, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन देनी है, आपको मेडिकल एडमिशन देनी है, तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उसे सरकारी कॉलेज मिले, सरकारी यूनिवर्सिटी मिले, प्राइवेट में जाना नहीं चाहेगा, प्राइवेट में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जब प्राइमरी सेकेंडरी की बात आती है, मिडिल की बात आती है, तो अभिभावक सरकारी स्कूल से शिफ्ट होते हैं प्राइवेट की तरफ और भारी भरकम फीस भी वहाँ पर दे देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे देते हैं, यूनिफॉर्म का खर्चा दे देते हैं। जबकि सरकारी स्कूलों में वर्दी मुफ्त है, किताबें मुफ्त है। फिर ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? ये आज शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि 37,000 रुपया प्रति छात्र हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या उसका रिजल्ट है कि हिमाचल प्रदेश आज 18वें स्थान पर लुढ़कर पहुंच गया है। ये बड़ी जरा आप बताइए, क्या वाकई हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो आज फैसला लिया कि टीचर्स के तबादले शैक्षणिक सत्र में नहीं होंगे, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? या जिस प्रकार से ये कहा गया कि अब स्कूलों को बंद कर दिया जाए, स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए, ये फैसला कितना सटीक है? ये आप क्या समझते हैं कि अब वक्त आ गया कि सरकार को अपना फंड 50% प्राइवेट स्कूलों पर खर्च करना चाहिए, कंपटीशन पैदा करना चाहिए, ताकि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच एक ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए? इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।